नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिस एस्ट्रो में। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे कौन कौन से हाउसेस होते हैं, उन हाउसेस में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं या फिर उनकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है हमारी लाइफ में। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे 12 हाउसेस होते हैं वो किस तरह से क्लासीफाई किए गए हैं क्लासिकल टेक्स्ट में, और उनको क्यों इस तरह से क्लासीफाई किया गया है वो भी जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन पे आज ध्यान देते हैं कि आपकी कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे जो मेन हाउसेस हैं उनको 3 पार्ट में बांटा गया है: केंद्रा हाउसेस, त्रिकोणा हाउसेस और दुस्थाना हाउसेस। तो जो केंद्रा हाउसेस होते हैं वो 4 होते हैं: पहला, चौथा, 7वां और 10वां। तो जो केंद्रा हाउसेस होते हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इनको हम केंद्र हाउसेस कहते हैं क्योंकि बिल्कुल आपके सेंटर में ये पड़ते हैं। और सबसे बड़े बड़े हाउसेस जो हैं कुंडली में इनको दिखाया गया है। उनका दिखाने का मेन रीज़न यही है कि ये केंद्र के घर हैं और इन घरों का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। हमारा जो भी मैक्सिमम जो कर्म सेटलमेंट होते हैं या फिर जो हमारे काम करने पड़ते हैं पूरी लाइफ के अंदर, उनमें ये 4 घर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इनका कुंडली में पावरफुल होना बहुत ज़रूरी होता है इन चारों घरों का। और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारा लग्न, यानी कि असेंडेंट हाउस, जो उसको हम फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। ये वाला जो हमारा असेंडेंट हाउस है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस इसमें आता है क्योंकि इसमें हमारी शरीर आता है और जो भी हमारी ऑरा है, बॉडी का ऑरा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये सारा फर्स्ट हाउस से डिटर्मिनेट होता है। तो फर्स्ट हाउस इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट हाउस को हम केंद्रा हाउसेस में सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद 4th हाउस, फिर 7th हाउस और फिर 10th हाउस। तो ये 4 आपके केंद्रा हाउसेस हैं। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही हमारा 4th हाउस होता है वो हमारे समाज का होता है, माता का होता है, हमारी जो लग्जरीज़ होती हैं, सुख सुविधाएँ होती हैं, वो सारा 4th हाउस के अंदर आती हैं। उसी तरह 7th हाउस लाइफ पार्टनर का होता है, जो कि लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करता है। और बिजनेस पार्टनर हो गया, तो इनकम के लिए भी, इनकम जनरेट करने के लिए भी क्या होता है, केंद्र हाउसेस बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम लाइफ में किस क्षेत्र में ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। उसके बाद 10th हाउस, जो कि हमारा का ओवरऑल कर्म है, जो हमने पूरी लाइफ में कर्म करना है, हम किस तरह से कर्म करेंगे, हमारा जो कर्म का इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होगा, कर्म के प्रकार कैसे होंगे, मल्टीपल वर्क होंगे या फिर सिंगल वर्क होगा, लाइफ में किस तरह से उतार चढ़ाव आएंगे काम के क्षेत्र में, सारा 10th हाउस है। तो ये जो 4 हाउसेस हैं ये हमारी लाइफ के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं। तो इस हिस्से को जो भी कवर करते हैं, इसीलिए इनको केंद्रा हाउसेस कहा गया है। इसके बाद आप देखिए कि हमारे और कौन कौन से हाउस होते हैं। देखिए, उसके बाद आते हैं त्रिकोणा हाउसेस। त्रिकोणा हाउसेस में आपकी मेनली 3 हाउसेस आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे होंगे कि केंद्र हाउस से फर्स्ट हाउस भी आया और त्रिकोणा में भी फर्स्ट हाउस आ गया। तो देखिए, फर्स्ट हाउस की इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये दो दो आपके केंद्र और त्रिकोण को ओन करता है। क्या है कि आपका ये त्रिकोण भी है और केंद्र हाउसेस भी है। तो देखिए, फर्स्ट हाउस आपका कौन सा आ जाएगा, त्रिकोण में आ जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। अब देखिए, त्रिकोणास एक्चुअल में है क्या और ये हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं और इनको त्रिकोण क्यों कहा गया है। तो देखिए, त्रिकोण इसलिए कहा गया है कि देखिए यहाँ पे देखिए, आप एक ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं, एक त्रिभुज बना सकते हैं, इसीलिए इनको त्रिकोणा हाउसेस कहा जाता है। अब त्रिकोणा का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है कि हमें जानना है। तो देखिए, फर्स्ट हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, यू नो दैट। उसके बाद 5th हाउस देखिए, 5th हाउस हमारी शिक्षा का होता है और 5th हाउस बुद्धि का भी होता है, जो हमारा माइंड है। और 5th हाउस को लक्ष्मी लक्ष्मी हाउस भी कहते हैं, या फिर हमारी जो लक्ष्मी माता है उनका यहाँ पे 5th हाउस में ब्लेसिंग्स होती है। और 9th हाउस हमारा लक का है और हमारे फादर का है, हमारी फॉर्चून का है। अब देखिए, 5th हाउस हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, 5th हाउस हमारी स्किल्स होती है, बुद्धि होती है, जिस चीज़ में हमारा फोकस है वो हमारा 5th हाउस है। लाइफ में सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में ही होता है। जो भी राशि आपकी 5th हाउस में आएगी, जो भी ग्रह 5th हाउस में बैठेंगे, वहाँ पे आपका फोकस सबसे ज़्यादा लाइफ में रहेगा।
उसी तरह लग्न की बात करते हैं फर्स्ट हाउस। तो देखिए फर्स्ट हाउस जो होता है, इसका जो लॉर्ड होता है वो जिस भी हाउस में जाएगा, या फिर फर्स्ट हाउस जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी, जो आपकी बॉडी आपके साथ रहनी है, वो फर्स्ट हाउस है। तो इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस का पूरा पूरा आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा कि फर्स्ट हाउस आपका बॉडी है और फिफ्थ हाउस आपका फोकस है। लाइफ में जो आपका फोकस है वो फिफ्थ हाउस है। शिक्षा कैसी रहेगी आपकी, उसी के हिसाब से आपका फोकस आगे डेवलप होगा। जिस हिसाब से आपकी शिक्षाएँ होगी वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप एक्ट करोगे आप अपनी लाइफ में। जिस हिसाब से आपकी पढ़ाई होगी या फिर जिस हिसाब की चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी लाइफ में, उसी हिसाब से आपका काम भी, आपका जो काम होगा, जो भी आप काम कर रहे हो, वो उसी पे डिपेंड करेगी कि आपने सीखा क्या है और आप क्या कर सकते हो। तो इसलिए फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए लक, हमारी लाइफ में लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो लक आती है, वो ब्लेसिंग्स आती हैं, वो सारी किसके थ्रू आती है, गॉड के थ्रू आती है, भगवान के थ्रू आती है। तो ये जो लक है, इन दोनों चीज़ों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। लग्नेश को सपोर्ट करता है और हमारी शिक्षा को सपोर्ट करता है। तो ये जो आपके ये जो 3 हाउसेस हैं, ये हमारी लाइफ का क्या करेंगे, एक बड़ा मेजर, हमारी लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए इनको त्रिकोणा हाउसेस कहते हैं। और ये तीनों जो हैं 1, 5 और 9 इस स्थिति में बैठे होने के कारण इनको त्रिकोण कहते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो तीनों हाउसेस हैं हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। धीरे धीरे जैसे आप आगे और वीडियोस देखेंगे वैसे वैसे आपके समझ में आता जाएगा कि इनका रोल किस तरह से हमारी लाइफ में आएगा और ये किस तरह से हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट करते हैं। अब इसके बाद अगले हाउसेस देखते हैं, दुस्थाना हाउसेस। अब देखिए दुस्थाना हाउसेस आपके कौन कौन से हैं। वैसे क्लासिकल टेक्स्ट में आपको 3 ही दुस्थाना हाउस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। लेकिन मैंने 3rd हाउस भी इसी में इंक्लूड किया है, क्योंकि 3rd हाउस भी कोई बहुत अच्छा हाउस नहीं होता है। ये भी हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देखिए नाम से आपको फील हो रहा होगा कि दुस्थाना मतलब ऐसे स्थान जो ख़राब हो हमारे लिए। तो हमारे लिए क्यों ये ख़राब होते हैं, इसको जानते हैं। देखिए 3rd हाउस किस चीज़ का होता है, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो 3rd हाउस होता है वो हमारी एफ़र्ट का है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी एफ़र्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, हमारे छोटे भाई आते हैं और हमारा पराक्रम आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे 3rd हाउस में, कम्युनिकेशन भी 3rd हाउस में आता है। लेकिन ये हमारे 10th हाउस से 6th होता है। ठीक है, अगर आप 10th हाउस से इसको गिने तो 10th हाउस 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए फर्स्ट हाउस से मैंने बताया था कि 6th हाउस जो होगा, ठीक है, 6th हाउस में क्या आते हैं, हमारे कर्जे आते हैं, हमारे रोग आते हैं। तो उसी तरह 10th हाउस से 6th हाउस होता है 3rd हाउस, जो कि 10th हाउस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। यानी कि आपके काम में जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर डिस्प्यूटेड वर्क होते हैं आपकी लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं 3rd हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। या फिर ऐसे काम जिनके आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, आपने कुछ किया लेकिन उसका आपको कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला, उसमें भी 3rd हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपने काम तो किया लेकिन उसका फ्रूट आपको नहीं मिल पाया। तो इसीलिए 3rd हाउस को भी दुस्थाना हाउस में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद देखिए 6th हाउस। 6th हाउस का मैंने आपको बताया था कि 6th हाउस में क्या होता है, आपके कर्जे हो गए, आपके लोन्स हो गए, कर्जे हो गए, रोग हो गए, बीमारियां जो आपको होती हैं। उसके बाद वो बीमारियां कितनी घातक हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें 6th हाउस से पता चलती हैं। 6th हाउस नौकरी का घर भी होता है, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में नौकरी को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए 6th हाउस को इसीलिए बुरा कहा जाता है कि नौकरी। लेकिन इसमें नौकरी जो आज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वर्तमान काल में देखा जाए, तो 6th हाउस इतना ख़राब नहीं है। आजकल सब नौकरियां ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए 6th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपटीशन के लिए भी 6th हाउस देखते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत कंपटीशन आ रहे हैं तो वो भी 6th हाउस का ही है। तो इसको आप सही भी ले सकते हो, गलत भी ले सकते हो। कंपटीशन में सफलता दिलाने के लिए भी 6th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन आपकी लाइफ में कंपटीशन रहेंगे, इसका रीज़न सिर्फ 6th हाउस ही है। तो कंपटीशन अगर अच्छे हैं, उससे ग्रोथ हो रही है तो अच्छी बात। अगर कंपटीशन आपको ग्रोथ करने से रोक रहे हैं तो ये आपके लिए ख़राब भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो क्लासिकल टेक्स्ट में इसको दिखाया गया है कि 6th हाउस जो होता है वो ख़राब होता है। वो क्यों ख़राब होता है, क्योंकि उसमें रोग आते हैं, उसमें कर्जे आते हैं, जो कि आज की वर्तमान काल में भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि किसी पे कर्जे हो जाए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस के लिए कर्जा लेते हैं। तो 6th हाउस का पावरफुल होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, कि नहीं तो उनको कर्जे नहीं मिलेंगे।
तो वर्तमान काल में थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिक्स्थ हाउस पूरी तरह से बैड हाउस नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो सबसे ख़राब चीज़ है वो रोग है, कि जो रोग वर्तमान काल में हो या फिर एनिशियन टाइम पे हो, वो वहाँ पे भी उसी तरह इम्पेक्ट करते थे, आज भी उसी तरह इम्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे रोग हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए इसको दुस्ताना हाउस कहते हैं। उसके बाद आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में हमारी जितनी भी लाइफ में अचानक घटनाएं होती हैं, सडन इम्पैक्ट्स, सडन जो भी हमारी लाइफ में कुछ काम हो जाते हैं, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वो सारा एट्थ हाउस के अंदर आता है। एट्थ हाउस में हमारे जीवन के रहस्य भी आते हैं, जो भी हमने पूरी ज़िंदगी में हमने नए रहस्य ढूंढने हैं, या फिर हमारा कोई इंटरेस्ट है नए रहस्यों के लिए, वो भी सारा एट्थ हाउस के अंदर आता है। तो जो एट्थ हाउस है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ख़राब होता है, इसको दुख स्थान भी कहते हैं। अगर कोई प्लेनेट यहाँ पे चला जाता है तो उस हाउस से रिलेटेड हमें चीज़ें प्राप्त करने में परेशानी होती है। जैसे कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड, अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में चला जाए तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाउस क्या है आपका, लग्न से शरीर है, शरीर क्या चला गया, दुख स्थान में चला गया, तो आपको शरीर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या कर देता है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव हाउसेस के अंदर इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि ये जब भी यहाँ पे प्लैनेट आते हैं तो उन प्लैनेट्स के जो करेक्टर होते हैं उनको रिजल्ट नहीं देने देते हैं। लेकिन एट्थ हाउस आयु का भी है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर एट्थ हाउस बहुत कमज़ोर है तो ज़रूर जो लग्न है, लग्नेश है, उसकी आयु में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो एट्थ हाउस ना तो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, ना ज़्यादा कमज़ोर होना चाहिए, मीडियम हो, तो एज भी मीडियम रहेगी। और लाइफ में जो परेशानियां हैं उसको भी एट्थ हाउस ही रिप्रेजेंट करता है, तो परेशानियां भी कम आएंगी। तो इसीलिए इसको भी नेगेटिव हाउस कहते हैं। अब आते हैं ट्वेल्थ हाउस पे, कि हम ट्वेल्थ हाउस को दुस्ताना हाउस क्यों कहते हैं। तो देखिए, ट्वेल्थ हाउस को दुस्ताना हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे लॉसेस का है, एक्सपेंस का है, खर्चों का। बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया अगर ट्वेल्थ हाउस, तो आपको क्या होगा, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं तो क्या हो जाएगा, आदमी कर्जदार हो जाएगा। ये देखिए, सिक्स हाउस के साथ सीधा सीधा इसका रिलेशन बन रहा है कि अगर आदमी इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा, आदमी कर्जा लेगा, तो सिक्स हाउस एक्टिवेट कर देगा ये। तो ट्वेल्थ हाउस क्या है, लॉसेस का है। आपके जीवन में कोई भी लॉस हो रहा है, अगर आपके पैसे की चोरी भी हो रही है तो ट्वेल्थ हाउस इसमें रहेगा। अगर आपको कोई क्या हो रहा है, अगर आप घर को छोड़ के जा रहे हो, घर से दूर जा रहे हो, तब भी आपका ट्वेल्थ हाउस ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये क्या है, विदेश है, इसको विदेश स्थान भी कहते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले ज़माने में घर को छोड़ के दूर जाना ख़राब माना जाता था। आजकल के तो फॉरेन सेटलमेंट हो गया, फॉरेन सेटलमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन उस पर्सपेक्टिव में उन्होंने क्या किया था, ट्वेल्थ हाउस में वो चीज़ें डाल दी थी। तो हमारा जो ट्वेल्थ हाउस होता है वो वर्तमान काल में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सारे हमारे हाउसेज जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ख़राब भी हैं और कहीं हमारे लिए क्या है, सही भी है। तो देखिए, जैसे एट्थ हाउस के बारे में मैंने आपको बताया कि एट्थ हाउस क्या है, ख़राब हाउस है, यहाँ पे दुख स्थान है। लेकिन देखिए, अगर किसी को रिसर्च के फील्ड में जाना है, कुछ खोज करनी है, कुछ नई चीज़, रहस्यों का पता करना है, तो वो एट्थ हाउस से ही मिलेगा। जो भी वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनके हाउस में, उनके जन्म पत्रिका में एट्थ हाउस का बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है। एट्थ हाउस बहुत एक्टिवेटेड होता है उनके हाउस में और उनकी कुंडली में, जिस वजह से वो क्या करते हैं, नई नई खोज, इन्वेंशन कर पाते हैं। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनमें कहीं ना कहीं एट्थ हाउस से रिलेटेड जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिली है। एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस आइसोलेशन के भी हैं। ट्वेल्थ हाउस आइसोलेशन के, जैसे क्वारंटीन हुए थे कोरोना के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेटेड था। अस्पताल हो गया, अस्पताल का भी ट्वेल्थ हाउस होता है। तो इनमें कुछ चीज़ें ख़राब हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। वो डिपेंड करती है कि आपकी इंडिविजुअल कुंडली पे डिपेंड करता है कि वो आपको अच्छी चीज़ें देगी या ख़राब चीज़ें देगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका दोस्ताना हाउस अगर बहुत पावरफुल है कुंडली में तो आपको ख़राब रिजल्ट ही मिलेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की कंडीशन क्रिएट की है। अगर आपकी कुंडली में ट्वेल्थ हाउस बहुत एक्टिवेट है और आप फोर्थ हाउस यानी कि अपने घर में ही बैठे हैं, तो ज़रूर आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि आपने क्या किया, आप तो यहाँ हो फोर्थ हाउस में और आप क्या कर गए, लेकिन आपकी कुंडली में ट्वेल्थ हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, तो वो आपको कुछ ना कुछ लॉस देने का काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद ब खुद ट्वेल्थ हाउस में चले जाइए, आप विदेश नौकरी करने चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो आपको लॉस नहीं देगा। वहाँ पे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपका कर्म सेटल हो जाएगा कि ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेटेड था, आप बाहर चले गए, विदेश चले गए, तो आपके लिए वो क्या होगा, आपको फिर ना तो वो अस्पताल ले जाएगा, ना ही वो आपको जेल ले जाएगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जेल का भी होता है। तो इसलिए आपको समझना होगा कि सिक्स, एट्थ और ट्वेल्थ और थर्ड हाउस होते हैं वो थोड़ा नेगेटिव होते हैं, लेकिन
अगर हम उनके लिए रेमेडीज़ करें, उनके हिसाब से कर्म सेटल करें, तो आपके लिए क्या हो जाएंगे, फेवरेबल भी हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, प्रतिकूल स्थितियाँ अनुकूल स्थिति में बदल जाएंगी। तो मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस एंड 10th हाउस, दीज आर केंद्र हाउसेस। केंद्र हाउसेस में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल हाउस होता है वो आपका 10th हाउस होता है। 10th हाउस में अगर आपका ग्रह बैठ गया तो आपका उससे रिलेटेड कर्म होता है, या फिर जो भी राशि आती है उससे रिलेटेड आपके जो काम होंगे पूरे जीवन में वो आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद फर्स्ट हाउस भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस त्रिकोण भी होता है और केंद्र हाउसेस भी होते हैं। तो पहला हाउस हो गया आपका त्रिकोण का और केंद्र का। इसमें आपको केंद्र और त्रिकोण दोनों याद रखने हैं कि पहला हाउस हमेशा, जो फर्स्ट हाउस है वो हमेशा केंद्र और त्रिकोण दोनों को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 5th हाउस त्रिकोणा और 9th हाउस भी त्रिकोणा हाउस इसके अंदर गिने जाते हैं। इसके बाद 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये जो हाउसेज हैं आपके, इनको दोस्ताना हाउस कहते हैं। ये हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशानियाँ क्रिएट करने का काम करते हैं। अगर आपकी जीवन में परेशानी आ रही है तो डेफिनेटली आपका इन 4 हाउसेस में से कोई ना कोई एक्टिवेट ज़रूर है। इसके बाद आपके जो हाउसेस बच जाते हैं वो बचते हैं 2nd हाउस, यानी कि दूसरा घर, और 11वां घर। देखिए हमारे कुंडली में और त्रिकोण भी होते हैं, लेकिन इनको बेसिकली पैसे के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो इनको आप अर्थ हाउसेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हो कि जो हमारा दूसरा और 11वां हाउस होता है वो हमें क्या करता है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें देता है। तो इनको आप अर्थ हाउस के अंदर रख सकते हो। वैसे जो अर्थ त्रिकोण होता है वो 2, 6 और 10 होता है, लेकिन वो त्रिकोण वाली थियरी अलग है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि जो दूसरा घर है और 11th हाउस है वो पैसे के लिए देखा जाता है। ये आपकी इनकम है और ये आपका सेविंग्स है। अगर इनकम हाउस सेविंग हाउस से कमज़ोर है तो इनकम कम होगी और सेविंग आप सेविंग करने की कोशिश तो करोगे लेकिन हो नहीं पाएगी। इसलिए आपका इनकम हाउस बहुत पावरफुल होना ज़रूरी है, और 2nd हाउस पावरफुल होना भी ज़रूरी है, आपकी इनकम भी ज़्यादा हो और सेविंग्स भी ठीक ठाक हो। तो बैंक बैलेंस, ये आपका बैंक बैलेंस, और ये आपका सैलरी में से कितना बचेगा, ये 2nd हाउस। सैलरी मिल कितनी रही है, वो 11th हाउस। या फिर आपके मल्टीपल सोर्सेस हैं, 4 सोर्सेज हैं पैसे आने के, 5 सोर्सेज हैं, ये आपका 11th हाउस से ही पता चलता है। आपकी सेविंग्स किन किन सोर्सेज से हो रही है, ये 2nd हाउस से पता चलेगा। और जो आपकी फैमिली के थ्रू आपको पैसा मिलने वाला है, या फिर फैमिली के थ्रू जो भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, वो भी आपके 2nd हाउस है। जैसे कि बचपन में जो भी हमें खाना पीना एक्सेट्रा मिलता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका 2nd हाउस। तो आपको अगर घर से खर्चा मिल रहा है तो 2nd हाउस, अगर आप खुद कमा रहे हो तो 11th हाउस। इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करके याद रखिएगा, तभी आप पूरी कुंडली को समझ पाओगे कि किस तरह से हमने इनको इंटरप्रेट करना है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हमारी राशियाँ कौन कौन सी होती हैं और राशियाँ हमारी इन भावों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। आपको एक चीज़ याद रखना है, हाउसेस हमेशा जो मैं बता रहा हूँ यही रहेंगे, पहला दूसरा जो भी है 12 तक हमेशा यही रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होंगे। हाउसेस के जो मैंने नंबर आपको बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके हमेशा आपका सेम रहेगा। त्रिकोणा हाउसेस भी वही रहेंगे और दुस्थाना हाउसेस भी वही रहेंगी, सारा सेम रहेगा। अब जब हम इन पे राशियाँ पुट करेंगे तो राशियाँ क्या हो जाएंगी, राशियाँ आपकी आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन हाउसेस हमेशा सेम रहेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे राशियाँ कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, उनके कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं, और उन्हीं राशियों के बेस पे हम क्या करेंगे, उनके लॉर्डशिप देखेंगे कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा होता है और किस तरह से वो अपने प्रभाव देने के लिए काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में हम राशि के बारे में देखेंगे, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।